नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विजय सिंह, सब इंस्पेक्टर 2021 रैंक 107 आप सबके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 वैकेंसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है और जो भी इसमें नव चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों, उसमें से एक अभ्यर्थी मैं भी हूं और अभी हम इसमें बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में किस रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। तो एक एक चीज़ हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ नई जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपको सामने दिख रहा है विज्ञप्ति का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PHQ ने इसको जारी कर दिया है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, तो फाइनली ये आ गया है। और इसमें डेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो है 26 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक की डेट है। तो 26 जुलाई को DV स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू ये चलेगा 4 अगस्त तक। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको सारे जमा करवाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने इंटरव्यू से पहले DV हुआ था उसमें जमा कराए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस जमा करवाना है। इस बार जमा होंगे डॉक्यूमेंट और पूरे वेरीफाई होने के बाद आपको वापस मिल सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता है तो उसके लिए आपको PHQ में एक लेटर लिखकर, एप्लीकेशन लिखकर आप डॉक्यूमेंट पहले वापस विड्रॉ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने डॉक्यूमेंट्स उम्मीद है आप सबके पास रेडी होंगे। तो ये हमारे भर्ती बोर्ड के ADG सर हैं, सचिन मित्तल सर। इन्होंने इसके लिए डॉक्यूमेंट के लिए ये DV का शेड्यूल जारी किया है और इसमें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मोटे तौर पर यही है। 10th 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी ऑल ईयर्स मार्कशीट प्लस ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, और इसके अलावा मूल निवास और आपका जाति प्रमाण पत्र है। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ जो आपका OBC SC ST EWS का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भर्ती के टाइम का और लेटेस्ट वो भी होना चाहिए। उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। और जैसे मैरिज सर्टिफिकेशन है वो भी आपका होना चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये RPSC के इंटरव्यू के समय जो भी मांगा गया था, अब PHQ के कमरा नंबर 820 में ये आपका DV होगा, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। ये सबसे पहले एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा। तो उस सर्टिफिकेट के लिए उसको कैसे भरना है, उसमें सबसे पहले एक गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। ये सर्टिफिकेट जो आपको दिख रहा है इसको फिल करना होगा। जहाँ भी ये नाम है, जैसे किसी का भी ये नाम हो तो यहाँ टिक करके ये नाम फिल किया जाएगा। और नाम वगैरह ये सारी आपकी जो डिटेल हर पर्टिकुलर बंदे की अपने हिसाब से डिटेल होगी, इस डिटेल को इसमें फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। गजेटेड ऑफिसर कोई भी फर्स्ट ग्रेड हो सकता है या फिर जो भी इसमें लिस्ट दी हुई है 6 तरह के ऑफिसर्स हैं, तो कोई भी आपको इसमें गजेटेड ऑफिसर्स के साइन होंगे। तो इस तरीके से ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फिल करना होगा। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म पर जो फोटो लगेगा, थोड़ा बड़ा फोटो लगेगा। उस फोटो की साइज इसमें लिखी हुई है। उस फोटो की साइज इसमें लिखी हुई है 5x7 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि अप्रोक्स इस बॉक्स के अंदर पूरी तरीके से फिट हो जाए, उस तरीके का आपके पास फोटो होना चाहिए। और कोई भी इसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से फैल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। बाकी आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, नेम फुल कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भरना पड़ेगा।
और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस है। वो सारी चीज़ें जो आपने डॉक्यूमेंट वो सारी चीज़ें जो आपने पहले अटेस्टेशन फॉर्म डेफ के समय भर रखी है, वही चीज़ें इसमें फिल होगी। तो इसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये तो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, और ये तो वैसे किसी को भरना है नहीं, तो इसमें तो ये नील ही आएगा। तो सब चीज़ इसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन होगी, और बाकी इसके अंदर जो भी ये सेम उसकी तरह है जैसे आपने इंटरव्यू से पहले डेफ भरा था उसकी तरह है। फादर का नेम और मदर, इन सब का नेम वगैरह, एड्रेस, ये सब आपको फिल करना होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 795 की लिस्ट आई है। तो इसमें से 64 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू के समय प्रोविजनल था डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट करंट था, या कुछ भी चीज़ ऐसी थी जो उस समय उन्होंने प्रेजेंट नहीं की थी और उस समय उनके प्रोविजनल लिखा आया था। रिजल्ट की पीडीएफ में भी उनके आगे रोल नंबर के आगे पी लिखा हुआ आएगा, प्रोविजनल लिखा आएगा। तो उस प्रोविजनल के बेसिस पर आरपीएससी ने एक मौका भी दिया था डॉक्यूमेंट जमा करवाने का। अगर किसी न किसी कारण से ऐसे 64 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया, जिनकी कमी थी, तो उनको अभी एक और मौका मिलेगा आरपीएससी की तरफ से। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और उनको मौका मिलेगा तो उस समय वो अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर जमा करवा दें। उसके बाद तुरंत पीएचक्यू एक लिस्ट निकालेगा जिसमें आपको प्रॉपर उस तरीके से ये सेम डीवी होगा जिस प्रकार से अभी डीवी हो रहा है। तो उसकी 64 लोगों की अलग लिस्ट आ जाएगी। उसमें भी कुछ कैंडिडेट रह गए, मान लो 50 लोगों ने जमा कराया तो बाकी बच गए, उनकी भी लिस्ट आएगी। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो आरपीएससी में सबमिट करवा दें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपना जो डीवी है। ये डीवी 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 अगस्त को ये कंप्लीट होगा। तो कुल मिला के ये आप देख सकते हैं 8 से 9 दिन का समय है, और इसमें लगभग 6 से 7 वर्किंग डेज है। तो इन वर्किंग डेज के अंदर हमारा डीवी हो जाएगा। और इसके बाद ये फ्रेंड्स, टाइम आप ज़रूर ध्यान रखना। डीवी का टाइम जो है वो सुबह पीएचक्यू में वैसे 9:30 बजे ही हो जाता है, तो 10 से 5 बजे के बीच में डीवी होता है। तो इसमें आप समय पर पहुंच जाइएगा। और किसी न किसी कारण से अगर आप डॉक्यूमेंट में अनअवेलेबल हो गए या नहीं आ सकते तो भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसके लिए एप्लीकेशन ज़रूर भेज देना, तो उसके बेसिस पे आपको और टाइम मिल जाएगा। तो आप सब बहुत ही रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स हो, तो आशा है कि सब समय पर अपना डीवी पूरा हो जाए और इसके बाद मेडिकल की प्रोसेस शुरू हो और जल्द अपनी ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी शुरू हो। तो इसमें बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कितनी प्रतियां चाहिए। तो 3 कॉपी चाहिए इसकी हर डॉक्यूमेंट की। जैसा कि हमने डेफ भरा था बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरह है। तो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो आजकल वैसे 2010 के बाद लगभग साथ में ही आ रहा है, उससे पहले वालों का अलग से प्रस्तुत करना पड़ेगा। बीए है तो या बीएससी है तो जो भी आपका ग्रेजुएशन है तो उसकी मार्कशीट्स प्लस ओरिजिनल डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप जमा करवा दें। फिर आपका मूल निवास है वो आप ज़रूर लेके आएँ, और आपका जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र तो बना हुआ होना ही चाहिए, 3 वर्ष तक वैलिड होता है, और उसके बेसिस पर जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके साथ आपका ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है या फिर एससी का सर्टिफिकेट है या एसटी का सर्टिफिकेट है या फिर एमबीसी का सर्टिफिकेट है। ये सारा कैटेगरीज में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर संबंधित कैटेगरी में वो आपका बना हुआ होना चाहिए। और उस डॉक्यूमेंट को आपको भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले का प्लस लेटेस्ट। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि इंटरव्यू के टाइम जो हमने दिया था
जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया था, क्या वो मान्य है? वैसे तो वो 3 वर्ष के लिए मान्य होता है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस का है तो ये हर वर्ष बनता है, इसमें भी अभी संशोधन हो गया है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष तक वैलिड होता है। तो ईडब्ल्यूएस आप कोशिश करना कि लेटेस्ट भी बनवा दो। जो आपका इंटरव्यू के समय डॉक्यूमेंट था वो तो आपके पास है ही है, उसके अलावा आप लेटेस्ट भी बनवा सकते हो, तो बिल्कुल बनवा लेना। क्या पता आपको वहाँ मांग ले, फिर आप हुआ को और कन्फ्यूजन की स्थिति में रहो। तो इससे बचने के लिए बनवा ही लेना यार। अगर नहीं बना है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब बन जाए तो वापस जाकर जमा करवा सकते हैं पीएचक्यू में। फिर जैसे ये मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये जिनकी संबंधित कैटेगरी में जिन्होंने फिल कर रखा है तो उनको तो आपको सबमिट करना है। फिर ये जो आपका संतान प्रमाण पत्र है ये भी प्रस्तुत करना है। अब मेन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एनओसी की। तो एनओसी में ये है कि एनओसी में जो आपने रिटन एग्जाम दिया था उस समय आपने जो एनओसी इश्यू करवा ली थी, वही एनओसी आपकी इंटरव्यू में भी चल गई थी, इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। और इंटरव्यू के समय अगर आपने एनओसी इश्यू करवाई है तो वही एनओसी आपकी अब चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बार बार एनओसी इश्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इश्यू करवा सकते हो तो वेल एंड गुड, आप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो एनओसी आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म प्लस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इनकी तो पहले चर्चा हो चुकी है कि इनको किस प्रकार फिल करके इनकी 3-3 कॉपी लगेगी और इनके साथ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट ये सारे लगेंगे इनके साथ। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक पर, इसी में जो सम्मिलित है। अब तक काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूजन में थे, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे कि एसआई 2021 में किस कैटेगरी में किस रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी की पहले। तो जनरल में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है, जनरल प्योर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें प्योर जनरल में 273 रैंक तक लास्ट सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले 261 रैंक पर हुआ है, उसके बाद ये भी हो गया है। और फीमेल में हम बात करें जनरल फीमेल कैटेगरी में तो 1022 रैंक तक 1022 रैंक तक लास्ट फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की थी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी का फिक्स वेटिंग फ्रेंड्स अगर आएगी तो 350 रैंक तक भी ओबीसी में चांस है, लास्ट 350 रैंक तक चांस है। हालांकि 100% तो आपका फ्रेंड्स अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, तो जब आपका वेटिंग में क्लियर हो जाए तभी आपका कुछ फाइनल कह सकते हैं, लेकिन संभावनाएं पूरी है। अगर फर्स्ट लिस्ट में 300 रैंक तक मेल में सिलेक्शन हो रहा है तो 350 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी में लास्ट सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में 536 रैंक तक। और फीमेल की बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो उसमें 1693 रैंक तक लास्ट चयन हुआ है। तो इनके बाद में जो भी प्लस 50 कैटेगरी तक आप वेटिंग में उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। तो लास्ट अभी चयन हुआ है वो है मेल ईडब्ल्यूएस में 536 रैंक तक, और फीमेल में हुआ है 1693 रैंक तक। 2118 2118 रैंक पर लास्ट फीमेल का चयन हुआ है। तो जैसा कि मैंने इसमें प्लस 50 बताया, तो इसमें भी आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके बीच में ज़्यादा कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट आपकी कैटेगरी के नहीं है तो आप 700 तक भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको वही कंडीशन है वेट एंड वॉच, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में लास्ट फीमेल में जो लास्ट चयन हुआ है एससी फीमेल में वो है 2539 2539वीं रैंक पर लास्ट चयन हुआ है। ये संबंधित अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार होता है। जिस कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं उनको उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में उतनी सीट के अकॉर्डिंग
जितने कैंडिडेट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग चयन कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एसटी की बात कर लेते हैं तो लास्ट चयन हुआ है 1580, 1580 रैंक तक चयन हुआ है। और फीमेल एसटी की बात कर लेते हैं तो 2369 रैंक, 2369 रैंक लास्ट चयन हुआ है। इसमें आप आगे सेम वेटिंग वाला तो वही फॉर्मूला है, तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे, संभव हुआ तो और वीडियो बना देंगे। तो अंतिम चयन एक बार आप देख सकते हैं कि इन रैंक तक लास्ट हुआ है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टीएसपी कैटेगरी की। तो टीएसपी में जो जनरल कैटेगरी है, जिसमें जनरल प्लस ओबीसी सम्मिलित होता है, तो उसमें आपका 1638 रैंक ओवरऑल जिसकी है, ऑल राजस्थान जिसकी रैंक है, वो टीएसपी में लास्ट अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से अंतिम चयनित हुआ है। और फीमेल में 2899 इस रैंक पर लास्ट अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसमें फीमेल ऑलमोस्ट चयनित हो चुकी है और मेल है वो 2393, 2393 रैंक तक लास्ट चयन हुआ है। अब मेन जो टीएसपी की जो एसटी कैटेगरी है उनकी बात कर लेते हैं। तो टीएसपी की जो एसटी कैटेगरी है तो उसमें मेल जो है 2918 रैंक तक चयन मेल जो है 2918 रैंक तक। इसमें कुछ बहुत कम नाम मात्र की फीमेल पीछे बच गई होगी, तो लगभग 3300 के अराउंड का फाइनल रिजल्ट है। तो इसमें आपको जो भी इसमें कैंडिडेट, रेस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं, उनका भी पूरा चांस है अगर आपकी वेटिंग अच्छी खासी निकल गई तो। बाकी एक बार ये जो रैंक आपके सामने दिख रही है, इस रैंक पर ही अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स, तो ये थी बात। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने सीमित संसाधनों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का प्रयास किया है और मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में गागर में सागर की तरह ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे सकूं। और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितनी मेरी पहुंच है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके बेसिस पे मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और आप लोगों का सपोर्ट और सब्सक्रिप्शन अगर मुझे इसी तरह मिलता रहा तो मैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।